अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारे कार्बन वाले चैप्टर कार्बन सिलिकॉन एंड देयर कंपाउंड्स वाले चैप्टर का दूसरा लेक्चर है। और आज के इस लेक्चर में हम अपना कार्बन के टॉपिक को ख़त्म करेंगे, उसको एंड करेंगे, जिसमें हमारे पास बचे सिर्फ एमॉर्फस फॉर्म्स ऑफ कार्बन और कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टीज। बाकी क्रिस्टलाइन फॉर्म और उसकी एलोट्रोपी कार्बन के हम डिस्कस कर चुके हैं। सही है। अब आते हैं ज़रा एमॉर्फस फॉर्म्स ऑफ कार्बन। तो एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन में हमारे पास तीन एमॉर्फस फॉर्म डिस्कस की गई, एक है कोल, एक है कोक और एक है चारकोल। सही है। पहली जो है वो डिस्कस करनी है हमने कोल। तो अब कोल किसे कहते हैं? कोल अगर आप कहें तो कोल कोयले को भी कह सकते हैं। सही है। तो कोयला कौन सा वाला? वो जो हम बारबेक्यू में इस्तेमाल करते हैं? नहीं, वो कोयला नहीं है। ये वो कोयला होता है जो बिल्कुल पत्थर टाइप का होता है, जैसे अगर आप लोगों ने देखा हो शीशे के ऊपर रखते हैं धुआं बनाने के लिए। सही है। तो वो कोयला कहलाता है कोल। सही है। लेकिन जो हम बारबेक्यू वगैरह में इस्तेमाल करते हैं वो वाला कोयला कहलाता है चारकोल। सही है। वो कोल नहीं कहलाता, वो कहलाता है चारकोल जो हम बारबेक्यू में इस्तेमाल करते हैं। सही है। ये चीज अलग है, ये चीज अलग है। सही है। ये हमारे पास जमीन में से निकलता है, ये हम लकड़ी को जला के बनाते हैं चारकोल। सही है। अब जरा डिस्कशन करते हैं कोल की। सही है। तो कोल के बारे में कहा जाता है कोल बनता किस तरीके से? कोल इस तरीके से बनता है कि हजारों लाखों साल पहले जब अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई तो इसमें सबसे पहले ये पेड़ पौधे और यही थे। सही है। जब इंसान और जानवर नहीं भेजे थे अल्लाह ताला ने, तो सबसे पहले पौधे थे। सही है। फिर जब अल्लाह ताला ने मखलूक को इंसानों को भेजना था, तो इन एक आंधी या तूफान की वजह से, किसी भी चीज की वजह से जब ये पौधे वगैरह गिरे, तो ये पौधे वगैरह जब गिरे तो ये जमीन में धंसते चले गए और इनके ऊपर मिट्टी आती गई। सही है। इनके ऊपर मिट्टी आती गई तो कहा गया कि यही जो दरख्त ये जो जमीन में धंस गए, यही फिर आगे जाके इस कोल में कन्वर्ट हो गए, इस कोयले में कन्वर्ट हो गए। सही है। हजारों लाखों साल बाद। सही है। तो यही चीज है, यहाँ पर हमने यही लिखा हुआ है कि भाई क्या है कि इट इज सेड दैट, कहा जाता है कि भाई जो डिकम्पोजिशन हुई किसकी? प्लांट्स की और ट्रीज की। किसके अंदर? जमीन के अंदर प्लांट और ट्रीज की जब डिकम्पोजिशन हुई अंडर द अर्थ, जमीन के अंदर, इन एब्सेंस ऑफ एयर, एक तो हवा की गैर मौजूदगी में और दूसरा अंडर प्रेशर, बहुत हाई प्रेशर। सही है। जमीन के अंदर दरख्तों और पौधों, ट्रीज और प्लांट्स की डिकम्पोजिशन हुई, एक तो इन द एब्सेंस ऑफ एयर और एक अंडर प्रेशर। सही है। हाई प्रेशर की मौजूदगी में और एयर की गैर मौजूदगी में। सही। ऑक्सीजन, एयर से मुराद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में और हाई प्रेशर की मौजूदगी में जब प्लांट्स और ट्रीज की डिकम्पोजिशन हुई तो उसमें से लिबरेट हुआ, उसमें से निकला क्या? CO2, H2O और CH4। सही है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मीथेन को उस प्लांट और ट्रीज ने लिबरेट किया। सही है। जब लिबरेट किया, निकाल दिया, तो जो हमारे पास पीछे बचने वाला जो मटेरियल था, जो पीछे बचने वाला मटेरियल था, वो कहलाया हमारे पास कोल, जिसमें सबसे हाई, जिसमें हाई परसेंटेज था किसका? कार्बन का। सही है। हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? कार्बन की कर रहे हैं। सही है। तो कोल में हमारे पास कार्बन की एक बहुत ही हाई परसेंटेज होती है। सही है। तो फॉर्मेशन कैसे है? दोबारा देख लो इसको कि भाई जब दरख्त गिरे, जमीन में धंस गए, तो फिर उस दरख्तों की डिकम्पोजिशन हुई। डिकम्पोजिशन के लिए दो उसमें हुई कि एक तो एयर की गैर मौजूदगी में, यानी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या फिर एयर, और एक अंडर प्रेशर, बहुत प्रेशर लगा उस पर जमीन के अंदर। सही है। तो उससे हुआ क्या? इन्होंने लिबरेट किया CO2, H2O और CH4 को, और एक मटेरियल को लीव कर दिया, एक मटेरियल को छोड़ दिया हमारे लिए जिसमें हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन मौजूद था, जिसको हम आज क्या नाम देते? कोल। सही है। अब ये प्रोसेस होते हुए यही जो मटेरियल है, ये कोल बहुत मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरता है। सही है। जब हमारे पास कोल बनता है तो कोल के मुख्तलिफ स्टेजेस होते हैं। मुख्तलिफ स्टेजेस में उसके आता है सबसे पहले पीट, दूसरा स्टेज उसका होता है लिग्नाइट, तीसरा स्टेज होता है बिटुमिनस कोल, चौथा स्टेज होता है एंथ्रेसाइट। सही है। अब स्टेजेस को आप इस तरीके से समझ लो, कहा यह गया है कि ये जो पीट होता है, सही है, ये जब मिसाल के तौर पे अगर एक मिसाल दे देता हूँ मैं, जैसे मान लो अगर दरख्तों के जमीन में धंसने के बाद 1 लाख साल बाद
हमारे पास पीट बना है, हमारे पास जो कोल बना है उसको हमने पीट नाम दिया है, तो फिर उसका डबल 2 लाख साल गुजरने के बाद जो कोल बनता है उसको हम लिग्नाइट, उससे ज्यादा अरसा गुजरने के बाद जो कोल बनता है उसको बाइटुमिनस कोल होता है, उससे ज्यादा अरसा गुजरने के बाद जो कोल बनता है वो हमारे पास एंथ्रेसाइट होता है। तो ये स्टेजेस इस बुनियाद पे की गई कि जी भाई जो कम अरसा गुजरने के बाद सबसे कम अरसा गुजरने के बाद जो कोल बने वो उसको पीट कहते हैं, जो उससे ज्यादा अरसा गुजरने के बाद जो कोल बने उसको लिग्नाइट कहते हैं, उससे ज्यादा अरसा गुजरने के बाद जो कोल बनता है उसको बाइटुमिनस कोल कहते हैं, और उससे ज्यादा अरसा गुजरने के बाद जो कोल बनता है उसको हम कहते हैं एंथ्रेसाइट। सही है। पीट हमारे पास सबसे सॉफ्ट होता है, ये भी सॉफ्ट होता है, बाइटुमिनस कोल उससे थोड़ा हार्ड होता है, लिग्नाइट से हार्ड होता है, लेकिन एंथ्रेसाइट से सॉफ्ट होता है, और एंथ्रेसाइट इन सब में सबसे ज्यादा हार्ड होता है। सही है। और एक इनमें फर्क ये होता है कि भाई पीट में कार्बन की परसेंटेज कम होती है, लिग्नाइट में उससे थोड़ी सी ज्यादा होती है, बाइटुमिनस कोल में उससे और ज्यादा होती है, और एंथ्रेसाइट में और ज्यादा होती है। सही है। 2 बात हो गई। तीसरी बात ये कि भाई ये पीट भी हमारे पास नॉन फ्लेमेबल होता है, पीट हमारे पास नॉन फ्लेमेबल, यानी इसको हम फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम फ्यूल के तौर पे किस चीज को इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे पास फ्लेमेबल हो, यानी जो जल सके। सही है। लिग्नाइट भी हमारे पास नॉन फ्लेमेबल होता है, तो ये भी हमारे पास फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो सकता। बाइटुमिनस कोल भी नॉन फ्लेमेबल होता है, तो यानी ये भी फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये एंथ्रेसाइट हमारे पास फ्लेमेबल होता है, तो कोल में जो हमारे पास फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है वो हमारे पास क्या है, एंथ्रेसाइट। सही है। ये हमारे पास इसकी स्टेजेस के बारे में डिस्कशन थी। इस कोल में हमारे पास कुछ इंप्योरिटीज भी मौजूद होती है, जैसे कि नाइट्रोजन इसमें मौजूद होता है, सल्फर मौजूद होता है, और फॉस्फोरस। सही है। ये सारी इंप्योरिटीज हमारे पास कोल में मौजूद होती है। कोल की यूज क्या है, कोल को मेनली यूज किया जाता है एज अ फ्यूल। सही है। और फ्यूल के तौर पे भी किसको इस्तेमाल किया जाता है कोल में, एंथ्रेसाइट को। सही है। बाकी 3 को नहीं। इसका ये बाइटुमिनस कोल भी बहुत इस्तेमाल किया। सही। अब हम जरा आगे देखते हैं। यही जो बाइटुमिनस कोल है, ये जो हमारे पास बाइटुमिनस कोल है, ये फ्लेमेबल तो नहीं है, यानी इसको अल्लाह आपका भला करे फ्यूल के तौर पे तो नहीं इस्तेमाल कर सकते, लेकिन इसकी मॉडिफिकेशन करके हम कुछ यूजफुल कंपाउंड हासिल कर सकते हैं। जैसे जब इसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की जाती है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मतलब होता है, ऐसा समझ लो जैसे उसको तोड़ा जाता है, तोड़ने के बाद इसमें से कंपाउंड निकाले जाते हैं। सही है। तो अगर एक सॉलिड की डिस्टिलेशन की जाती है तो उसको डिस्ट्रक्टिव कहा जाता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, और अगर एक लिक्विड की डिस्टिलेशन की जाती है वो कहलाती है फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। सही। वो हम आगे देखेंगे। तो बाइटुमिनस कोल हमारे पास एक सॉलिड सब्सटेंस, इसकी जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की जाती है तो इसमें से हासिल होता है हमारे पास एक तो कोक, एक कोल टार, और एक कोल गैस। सही है। ये 3 कंपाउंड हमारे पास हासिल होते हैं। कोक, ये जो कंपाउंड है ये हम यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे। सही है। यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि भाई कोक कैसे प्रोड्यूस होता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, जब किसकी, बाइटुमिनस कोल की। जब बाइटुमिनस कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं वेरी हाई टेम्परेचर पे, तकरीबन 1300 डिग्री सी पे। सही है। और इन द एब्सेंस ऑफ एयर, यानी हवा की गैर मौजूदगी में। सही है। तो हमारे पास तब जाके क्या बनता है, कोक बनता है। कोक का कैसे बनता है, बाइटुमिनस कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन 1300 डिग्री सी पे इन द एब्सेंस ऑफ एयर। सही है। हमारे पास इस प्रोसेस में 2 और सब्सटेंस भी बनते हैं, एक कोल टार और एक कोल गैस। कोल टार को अगर आप उल्टा करके पढ़ लो तो ये तारकोल, इसको हम उर्दू में तारकोल ही पढ़ते हैं, जो उसके रोड बनाने के इस्तेमाल में लाया जाता है। सही है। अच्छा भाई, कोक के यूजेस क्या है भाई, कोक को एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। देखो भाई, बाइटुमिनस कोल जो था वो फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, लेकिन हमने इसकी मॉडिफिकेशन की, तो मॉडिफिकेशन करने के बाद हमारे पास क्या चीज बनी, कोक, और उसको हम फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। सही है। इट इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, इसको एज एक रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कि इन एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, जैसे हमारे पास Fe2O3 होता है, इसमें से हम जब आयरन को निकालते हैं तो हम कार्बन को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं।
कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट कैसे इस्तेमाल होता है, कार्बन इसको रिड्यूस करता है, रिड्यूस करने का मतलब क्या होता है, इससे ऑक्सीजन का हटाना, तो इससे ऑक्सीजन हटा के खुद ले लेते हैं। यहाँ पे इस पे +3 का चार्ज होता है, आयरन पे यहाँ पे +3 का चार्ज होता है, यानी इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो इलेक्ट्रॉन दिए तो यानी ये रिड्यूस हुआ है, सही है। अच्छा, तो कार्बन इसको सॉरी ये ऑक्सीडाइज हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइज। तो कार्बन इसको क्या करता है, रिड्यूस करता है। रिड्यूस कैसे करता है, इस पे चार्ज जो वो जीरो कर देता है। जीरो कैसे करता है, खुद अपने 3 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, सही है। आयरन ने क्या किया भाई, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन दिए हुए, इलेक्ट्रॉन दिए हुए तो यानी इलेक्ट्रॉन लॉस किया, यानी खुद ऑक्सीडाइज हुआ है। ऑक्सीडाइज हुआ है तो इसको रिड्यूस कराने के लिए, यानी इसके पास वापस इलेक्ट्रॉन लाने के लिए हम किस चीज को इस्तेमाल करते हैं, कोक को, सही है। और कोक को कार्बन की एक प्योरेस्ट फॉर्म कहा जाता है, सही है। तो एक तो ये हो गया कि भाई कार्बन को कोक को रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, इसको हम केमिकल प्रॉपर्टीज में भी देखेंगे आगे, सही है। दूसरा, इसको कैल्शियम कार्बाइड के बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है, CaC2, ये भी हम आगे केमिकल प्रॉपर्टीज में मैं आपको भी दिखा दूंगा, सही है। ये थी हमारे पास कोक के बारे में डिस्कशन। अगली जो डिस्कशन है हमारे पास वो है चारकोल। चारकोल अभी मैंने आपको बताया ये वो वाला कोयला है जो कि हम बारबेक्यू वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, सही है। अच्छा भाई, 2 टाइप के चारकोल होते हैं हमारे पास, एक होता है वुड चारकोल, एक होता है एनिमल चारकोल। सबकी हमने क्या क्या देख रहे, प्रिपरेशन और यूजेस। तो वुड चारकोल भाई कैसे बनता है, नाम से ही जाहिर है वुड, तो वुड से ही बनता होगा। तो वुड चारकोल इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग, हम इसको बर्न करते हैं वुड को इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, सही है। लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर मतलब ज्यादा कम एयर देनी है, ज्यादा एयर नहीं देनी, सही है। तो लकड़ी को जला के हम इसको हासिल करते हैं, सही है। किसको, वुड चारकोल को। वुड चारकोल यानी कोयला। तो लकड़ी को जला के इस कोयले को हम हासिल करते हैं। इसमें जो इम्प्योरिटीज होती है उसमें सल्फर आता है, सही है। अच्छा भाई, इसको डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, घरों में फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, सही है। अच्छा भाई, अगली जो चीज है हमारे पास वो है एनिमल चारकोल। एनिमल चारकोल को नाम से जाहिर है एनिमल, तो इसमें ये जो हमारे पास बनता है वो हमारे पास जैसे वुड चारकोल लकड़ियां जलाने से बनता है, इस तरीके से एनिमल चारकोल जो वो बोन्स जानवरों की हड्डियां जलाने से जो हमारे पास चारकोल बनता है उसको हम कहते हैं एनिमल चारकोल, सही है। तो जब जानवरों की हड्डियों को हीट किया जाता है लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, तो हमारे पास क्या बनता है, एनिमल चारकोल। इसमें हमारे पास इम्प्योरिटी के तौर पे कैल्शियम फॉस्फेट मौजूद होता है, सही है। इम्प्योरिटी के तौर पे कौन मौजूद होता है, कैल्शियम फॉस्फेट। इसमें क्या आता है, सल्फर, इसमें कैल्शियम फॉस्फेट, सही है। इसके 2 यूजेस है। इसके एक मेन यूज इसका यही है कि ये डीकलराइजिंग में इस्तेमाल होता है। डीकलराइजिंग से मुराद ये है कि अगर आपने किसी चीज का कलर गायब करना है तो उसको आप एनिमल चारकोल के थ्रू गायब कर सकते हैं। जैसे कि शुगर इंडस्ट्री, चीनी की जो मिलें हैं, शुगर की मिल जो है उनमें ये इस्तेमाल किया जाता है। जब हमारे पास शुगर केन यानी गन्ने से जब चीनी बनाई जाती है तो उसका कलर ब्राउन होता है, सही है। लेकिन हमारे पास जो घरों में चीनी आती है उसका ब्राउन कलर नहीं होता, उसका तो कोई कलर ही नहीं है, ट्रांसपेरेंट होता है। तो उस कलर को खत्म करने के लिए हमारे पास किसको इस्तेमाल किया जाता है, एनिमल चारकोल को। दूसरा, पेट्रोलियम जेली को भी डीकलराइज यानी उसका कलर भी गायब करने के लिए हमारे पास किसको इस्तेमाल किया जाता है, एनिमल चारकोल को, सही है। अब जरा आगे बढ़ते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। अच्छा भाई, अब जरा हमने डिस्कस करनी है कार्बन की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज, सही है। 4 केमिकल प्रॉपर्टीज है कि कंबशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सही है। अच्छा भाई, ये रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसके बारे में टेंशन नहीं लेनी, अगले चैप्टर में इसके जिक्र डिटेल से तो उसमें और भी ज्यादा मजीद क्लियर करा दूंगा मैं उसमें, सही है। अच्छा भाई, कंबशन से क्या होता है, कार्बन को ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाना, सही है। ये सारे जितने भी रिएक्शन है सारे हाई टेम्परेचर के रिएक्शन है, सही है। अच्छा भाई, कार्बन को जब ज्यादा ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया जाए तो उसमें बनता है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जब ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड कर दी जाए, लिमिटेड सप्लाई से मुराद ये है कि भाई कार्बन की क्वांटिटी ज्यादा कर दी जाए, तो उस सूरत में हमारे पास बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए अगर यहाँ 2 लगा दे तो काफी होगा, सही है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कार्बन इनसे मिलके क्या बनाएगा, सही है। तो कार्बन जब H2 के साथ मिलता है तो एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम है मीथेन, CH4। क्या नाम है भाई इसका, मीथेन।
रिएक्शन को बैलेंस कराने के लिए मेरे ख्याल से सिर्फ यहीं पे 2 लगाना पड़ेगा। कार्बन जब अल्फर के साथ रिएक्शन करता है तो ये बन जाता है कार्बन डाइसल्फाइड CH2। सही। कार्बन जब कैल्शियम के साथ रिएक्ट करता है तो ये बना लेता है कैल्शियम कार्बाइड CaC2। सही है। अच्छा, रिएक्शन तो बैलेंस किए नहीं, ऊपर वाले में भी यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, इधर यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। Al अल्यूमिनियम जब C के साथ रिएक्ट करता है तो ये बना लेता है अल्यूमिनियम कार्बाइड Al4C3। सही है। इसमें +3 वैलेंसी होती है, इसमें 4 होती है, तो ये इसके पास चली जाती है, इसके पास चली जाती है, इसी वजह से Al4C3 3 के पास C के पास 3 लग जाएगा, Al के पास 4 लग जाएगा। सही है। तो अल्यूमिनियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड, कार्बन डाइसल्फाइड और मीथेन। अच्छा भाई, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा मतलब या तो उसको इलेक्ट्रॉन देगा या उससे ऑक्सीजन लेगा। अब जरा देखो, कार्बन इसको ऑक्सीडाइज करेगा, यानी कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है, तो यानी इसको ऑक्सीडाइज करेगा। इसको ऑक्सीडाइज कुछ इस तरीके से करते हैं, इससे एक तो ले लेते हैं ऑक्सीजन, दूसरा इस पे यहाँ पे +3 चार्ज है, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था पीछे, इस पे +3 चार्ज होता है, तो +3 चार्ज इसका खत्म करके ये इसको +0 चार्ज पे ले आता है। सही है। तो यहाँ पे 2 है तो 2 लगा दिया और बना लेता है कार्बन मोनोऑक्साइड। सही। रिड्यूस करते कार्बन जो है ना, इनको रिड्यूस करा के या तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। और ये सारे रिएक्शन जो है हाई टेम्परेचर पे होते हैं। किस पे? हाई टेम्परेचर पे। सही है। अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड को बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 है तो यहाँ 3 लगाना पड़ेगा, 3 कार्बन तो यहाँ पे भी 3 लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से कार्बन जब इसको रिड्यूस करता है तो जिंक का चार्ज खत्म कर देता है, लेकिन कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलके यहाँ पे इस इधर जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, 2 है तो इस सूरत में यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा। सही। इस तरीके से इससे भी मिलके ये कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है और लेड को जो है वो अलग कर देता है। सही। लेड को रिड्यूस कर देता है, तो यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा। यहाँ पे भी हमारे पास कॉपर ऑक्साइड के साथ यही सीन होता है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है और कॉपर को रिड्यूस कर देता है। यहाँ पे हमारे पास कॉपर ऑक्साइड नहीं, यहाँ पे हमारे पास क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O, तो यहाँ पे हमारे पास बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ में हमारे पास, अच्छा यहाँ पे 2 लगाया ही नहीं। सही है। कुछ गलती हो तो वो सेट कर लेना, 2 यहाँ पे भी लगेगा। क्यूप्रस ऑक्साइड में हमारे पास कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है और यहाँ पे हमारे पास 2 कॉपर अलग हो जाते हैं। सही है। अभी तक तो सही चल रहा है। अच्छा भाई, H2O में होता क्या है कि भाई कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर CO बना लेता है और साथ में H2 गैस हो जाता है। तो ये दो बड़ा है फेमस मिक्सचर है जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, इसको हम कहते हैं वाटर गैस। इस मिक्सचर का नाम है वाटर गैस। कार्बन जब कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता है तो ये बना लेता है कार्बन मोनोऑक्साइड। सही है। तो ये रिएक्शन याद करने वाले हैं, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। अच्छा, रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कार्बन को ये क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि कार्बन को क्या देंगे भाई? ऑक्सीजन देंगे। सही है। एक तो कार्बन इनसे ऑक्सीजन लेगा, तो ऑक्सीजन लेके ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा इसमें से NO2 अलग होगा। तीसरा इसमें होगा क्या? अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो कार्बन को इसने ऑक्सीडाइज करा के इसको ऑक्सीजन दे दिया। सही है। और आखिर में इसमें जो बनता है वो बनता है वाटर। सही है। ये हमारे पास है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। दूसरे को ऑक्सीडाइज कैसे किया? इसने अपना ऑक्सीजन देके। सही है। इस रिएक्शन को अगर बैलेंस करें तो यहाँ पे 4 लगाना पड़ेगा। 4 लगाने के साथ यहाँ 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। सही है। 2 2 4, 4 हाइड्रोजन। सही है। NO2 N 4 है तो यहाँ पे भी 4 लगाना पड़ेगा। और कार्बन सेट है, देख लेते भाई। 4 3 12, 12 ऑक्सीजन, तो 2 और 4 2 8, 10, 2 12। सही है। हाइड्रोजन 4 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 4 है। नाइट्रोजन 4 है तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन 4 है। कार्बन 1 है, कार्बन 1 है। सेट है।
कार्बन जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये भी इसको ऑक्सीडाइज करेगा, कार्बन को ऑक्सीजन देके CO2 बना देगा और इसी तरीके से SO2 बनता है और H2O वाटर की फॉर्मेशन होती है। सही है। यहाँ पे हमारे पास लग जाएगा 2 लगाने के बाद 2 2 4, तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 लगना चाहिए। सल्फर 2 है तो यहाँ पे भी 2, ऑक्सीजन 2 4 8, 2 4 और 2 8। सही है। तो ये भी हमारे पास बैलेंस हो गया। अब जरा कार्बन की एक आखिरी प्रॉपर्टी है उसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा भाई, जो आखिरी प्रॉपर्टी है कार्बन की जिसके बाद हमारे पास कार्बन का टॉपिक खत्म हो जाएगा, वो है कैटिनेशन। कैटिनेशन एक ऐसी एबिलिटी है जिसकी वजह से कार्बन के लाखों करोड़ों कंपाउंड्स हैं। सही, लाखों की तादाद में कार्बन के कंपाउंड्स आपको मिलेंगे। ये आप जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तब आपको समझ आएगा। सही है। तो यहाँ पे मैं इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी समझा दूंगा, लेकिन ज्यादा आपको ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समझ आएगा। कैटिनेशन इज द एबिलिटी Catenation is the ability of an element to bond with itself to form a long chain और लॉन्ग चेन एंड रिंग। सही है। यहां पे हम इटसेल्फ की जगह लिख लेते हैं टू बॉन्ड विद सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट सही रहेगा। सही है। कैटिनेशन एक एलिमेंट की, किसी भी एलिमेंट की ऐसी एबिलिटी है कि भाई वो अपने ही जैसे एलिमेंट के साथ अगर वो बॉन्ड बना रहा है। सही है। जैसे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखते हैं, तो इसके नतीजे में कार्बन का एक लंबा चेन बनता है। सही, कार्बन के बॉन्ड का या तो चेन बनता है या इस तरीके से रिंग बना लेता है। सही है, रिंग बना लेता है। रिंग स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, चेन वाले स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। आपको सेकेंड ईयर में और ज्यादा डिटेल में मिलेगा। सही है। तो ऐसी एबिलिटी जिसमें एक एलिमेंट अपने जैसे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाए, तो उसको हम कहते हैं कि भाई ये एबिलिटी जो है इसको हम कहते हैं कैटिनेशन। जैसे ये एबिलिटी कार्बन के पास भी होती है, जिसकी वजह से इसके कंपाउंड जो है वो लाखों की तादाद में होते हैं। सही। तो यहाँ तक आगे हमारा कार्बन खत्म हो गया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम अपना सिलिकॉन के बारे में शुरू करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।